उत्तर प्रदेश बीजेपी ने 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। शुरुआत योगी की नई टीम के चयन के साथ हो चुकी है और इसके लिए पार्टी ने आज प्रदेश के 6 जोन में एक साथ अलग अलग बैठकें की। इन बैठकों का मकसद यूपी में बीजेपी के इंटरनल चुनाव के जरिए नया कैडर तैयार करना है, जिसके लिए यूपी को 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में बांटकर बैठक हुई, जिसमें पश्चिम क्षेत्र की बैठक राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े ने ली, तो अवध क्षेत्र की बैठक प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, काशी क्षेत्र की बैठक में प्रदेश के सह प्रभारी संजीव चौरसिया, गोरखपुर क्षेत्र की बैठक प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, कानपुर क्षेत्र की बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए। इन बैठकों के जरिए बीजेपी के इंटरनल चुनाव की रणनीति तैयार की गई, ताकि 2025 शुरू होने तक सीएम योगी की नई टीम तैयार हो सके। वैसे तो संगठन चुनाव की शुरुआत पहले से ही हो चुकी है, जिसमें पार्टी ने शनिवार तक 1.25 लाख से ज्यादा बूथों का गठन कर लिया था, जबकि प्रदेश में 1.62 लाख के करीब बूथ हैं। यानी बूथ मजबूत। बीजेपी का अगला कदम मंडल अध्यक्षों के चुनाव कराना है, फिर जिला अध्यक्षों का चयन होगा। इसके लिए पार्टी ने चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं और पूरे जोर शोर से पार्टी मिशन 2027 के इंटरनल फेज को पूरा करने में जुटी है। इन्हीं चुनावों के बाद बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होगा और आखिर में पूरा संगठन योगी की अगुवाई में मिशन 2027 को फतेह करने के लिए उतरेगा। दिल्ली के चुनावी पिच पर अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। इस बार भी वो अपने पुराने पैटर्न पर ही सियासी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और ऑटो से जीत तलाश रहे केजरीवाल अचानक ऑटो वाले के घर खाना खाने पहुंच गए। इस दौरान उनकी पत्नी भी मौजूद रही। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ खाना नहीं खाया, बल्कि उन्होंने दिल्ली चुनाव से पहले बड़ा दांव चला है। दिल्ली के ऑटो चालकों को लेकर 5 बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें 10 लाख तक का इंश्योरेंस, ऑटो वालों की बेटी की शादी में 1 लाख की सहायता, ड्रेस के लिए साल में 2 बार 2500 रुपए, बच्चों की कोचिंग का खर्चा सरकार उठाएगी, पूछो ऐप फिर से चालू किया जाएगा। दरअसल साल 2013 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की जीत में ऑटो वालों ने बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसका जिक्र उन्होंने फिर किया। दिल्ली के ऑटो वालों के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मुझे आज भी याद है 2013 में हमारी नई पार्टी बनी थी। उस वक्त दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में ऑटो वालों को लोग दुत्कारा करते थे। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल 2013 में हुए इस कमाल को दोहराना चाहते हैं। ऐसे में ऑटो वाले के घर खाना और फिर ऑटो वाले के लिए ऐलान बीजेपी और कांग्रेस को परेशान करने के लिए काफी है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जंगपुरा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने अपने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। सिसोदिया ने अपने प्रचार का आगाज अंगूरी देवी मंदिर में हनुमान चालीसा के पाठ के साथ किया। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही। हनुमान चालीसा का पाठ खत्म होने के बाद मनीष सिसोदिया ने हनुमान जी की आरती भी उतारी और पूजा पाठ करने के बाद सिसोदिया अपने मिशन पर निकल पड़े। इस दौरान जी न्यूज से बातचीत में उन्होंने दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की भारी जीत का भरोसा जताया। पूरी उम्मीद है कि पूरी दिल्ली में इस बार अरविंद केजरीवाल जी को लेके जो जोश है और बीजेपी के प्रति जो गुस्सा है कि उनके काम रोकते हैं, केजरीवाल जी को जेल में डाल के, मुझको जेल में डाल के उनके बच्चों का भविष्य खराब करने की कोशिश करते हैं, तो रावण की इस लंका में हनुमान जी के सहयोग से आग लगेगी। मनीष सिसोदिया सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि दरगाह भी गए और गुरुद्वारे में भी मत्था टेका। आम आदमी पार्टी ने इस बार सिसोदिया को पटपड़गंज की जगह जंगपुरा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि सिसोदिया का सीट बदले जाने को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की एंट्री जरूर हुई है, लेकिन इसी के साथ अब विवाद भी शुरू हो गया है, क्योंकि एआईएमआईएम में दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को शामिल कर लिया गया है, जिसकी तस्वीर खुद पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने साझा की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ताहिर हुसैन एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं और आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उनके परिवार के सदस्य और समर्थकों से इसी सिलसिले में मुलाकात हुई। मैं समझता हूँ मुस्तफाबाद की आवाम की ये डिमांड भी थी, तो आज ताहिर हुसैन साहब का परिवार जो है एमआईएम में शामिल हो गया है ऑफिशियली, और सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज अली साहब की मौजूदगी में शामिल हुए। ताहिर हुसैन फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों का आरोपी है। ऐसे में एआईएमआईएम में उनके शामिल होने पर बीजेपी ने ओवैसी को निशाने पर लिया। तो हिंदुओं के घर जला रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं। ये बहुत एक स्पष्ट है कि उन लोगों को उत्साहित किया जा रहा है, उन लोगों को इनाम दिया जा रहा है, उनको एमएलए एमपी बनाया जाएगा ओवैसी द्वारा। ये बहुत ही नफरत भरी राजनीति है। और हम ये सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति को वोट कौन देगा। अगर ताहिर हुसैन को कोई भी वोट देता है तो सीधे सीधे
वो उस दंगे को सपोर्ट करता है, अंकित की हत्या को सपोर्ट करता है, वो जो 53 लोग मारे गए उनकी हत्या को सपोर्ट करता है। माना जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी अगले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में करीब 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में पूरा फोकस मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने पर है, जिसका असर तमाम राजनीतिक पार्टियों पर पड़ने वाला है। बाबर के चाहने वालों पर बीजेपी ने वार किया है। टीएमसी विधायक हुमायूं के बाबरी मस्जिद वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार की और ये कहते हुए ममता बनर्जी को चुनौती दे डाली कि अगर तुम में दम है तो बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाकर दिखाओ। कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है कि अब अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाएगा। ये मंसूबा निकाल ले। ये नया भारत है जिस भारत का युवा जग चुका है और ये ख्वाब मत देखे। दरअसल ये विवाद टीएमसी नेता हुमायूं के एक बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि 6 दिसंबर 2025 तक बाबरी मस्जिद फिर से बनकर तैयार हो जाएगी। ट्रस्टी बनेगा, ट्रस्टी को बनने के बाद वो लैंड का पता लेना चाहिए, लैंड परचेज करना चाहिए। तो बाद में वो 6 दिसंबर 2025 में वो बाबरी मस्जिद को भित्ति स्थापन करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ममता के विधायक ने बाबरी बनवाने का पूरा खाका तैयार कर लिया, फंड, जगह और रणनीति। बंगाल का तो 35% मुसलमान आबादी है, मुर्शिदाबाद में तो 71% है, बेलडंगा में तो 80% मुसलमान आदमी है। तो इसीलिए मेरा ख्याल से ये उपस्थापन किया जो यहाँ एक बाबरी मस्जिद के आदल में एक मस्जिद बनाना चाहिए। ममता के विधायक का बाबर प्रेम यूं ही नहीं जागा। वो जहां से आते हैं उस मुर्शिदाबाद में 70% मुस्लिम वोटर हैं। इस मुस्लिम वोट के लिए वो पहले भी जहर उगल चुके हैं। 2 घंटार मध्य तुम्हादेरके যদি ভারী দক্ষিণ বঙ্গে না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেব। এটা তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%। बहरहाल हुमायूं के बाबर प्रेम पर अब बीजेपी तगड़ा पलटवार कर रही है। जवाब ममता बनर्जी से मांगा जा रहा है कि वो बताएं कब और कहां बाबरी बनवा रही हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव दाखिल कर दिया है। विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ पर सदन के संचालन में पक्षपाती रवैया अपनाने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सबमिट कर दिया। कांग्रेस ने दावा किया कि इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट है और INDIA गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों की सहमति के बाद ये फैसला लिया गया। जो भी साइन हुए उसमें इंडिया ब्लॉक की एक भी पॉलिटिकल पार्टी अलग नहीं है, सभी इंडिया ब्लॉक की पॉलिटिकल पार्टी ने इसमें साइन किया है और सभी ने मिलके अब आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर INDIA गठबंधन के अंदर ही दरार दिखती नजर आई, क्योंकि जहां कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने दावा किया कि INDIA गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों ने मिलकर हस्ताक्षर किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने ऐसी किसी भी बात से साफ इनकार कर दिया। जो विपक्षी पार्टी है वो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पर नोटिस लाने का विचार कर रही है सर, ये हमें जानकारी नहीं। तो वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्ष बिना वजह हंगामा कर संसद नहीं चलने देना चाहता। अब राहुल गांधी को गरीबों का मसला और आम लोगों का जो भी इशू है उसका कोई मतलब नहीं है, उनको समझ नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी तो लोगों का इशू से कोई लेना देना नहीं है। उनका अपना एक महत्वाकांक्षा है, अपना एक स्टाइल है और नाटकीय तरीके से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उससे प्रभावित हो करके संसद का सत्र का जो कामकाज में रुकावट डालना ठीक नहीं है। राज्यसभा की कार्यवाही आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को लेकर राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ और उसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन इससे पहले जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। राज्यसभा में बोलते हुए बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया। हालांकि इस दौरान विपक्ष के सांसद लगातार हंगामा करते रहे, लेकिन हंगामे के बीच ही जेपी नड्डा ने सवाल पूछा कि आखिर जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के बीच क्या संबंध है। इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है।
जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस घिरती दिखी, लेकिन इस बीच पार्टी के नेता शशि थरूर का एक ऐसा बयान सामने आया जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर नजर आई, क्योंकि शशि थरूर ने दावा किया कि जॉर्ज सोरोस से उनकी दूसरी मुलाकात हरदीप सिंह पुरी के घर पर हुई थी। 2009 की ट्वीट देखो, मैं तो अमेरिका से आया था, वहाँ रह रहा था, उसी शहर का प्रसिद्ध नागरिक था वो जॉर्ज सोरोस, नेचुरली वो मैं अच्छी तरह जानता था। और उसके बाद मेरी जिंदगी में एक और बार ही मुलाकात हुई, और वो भी हरदीप सिंह पुरी के घर में। शशि थरूर का ये बयान बीजेपी के नेले पर दहला साबित होता दिखा, यानी अब गेंद बीजेपी के पाले में है। फिलहाल जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। सदन में अडानी मसले पर चर्चा को लेकर विपक्ष बेहद मुखर है। संसद परिसर में हर दिन नए नए तरीकों से प्रदर्शन हो रहा है और सरकार को घेरने की कोशिश भी चल रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीर एक बार फिर दिखी जब प्रियंका गांधी अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करती नजर आईं। उनके हाथ में काले रंग का बैग दिखा जिसके एक ओर पीएम मोदी और गौतम अडानी के कैरिकेचर छपे थे, तो दूसरी ओर मोदी अडानी भाई भाई लिखा हुआ था। प्रियंका गांधी के अलावा राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम सांसद भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और काले रंग के झोले लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन करते नजर आए। सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन संसद में अडानी मामले पर चर्चा को लेकर है। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं, हमने काम करके अंदर जा रहे हैं। रोज हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते, चर्चा नहीं चाहते, तो किसी न किसी बहाने अध्ययन करा रहे हैं हर रोज। राहुल और प्रियंका गांधी के इस विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, ये लोग लोकतंत्र को समझने में भूल कर रहे हैं। कभी मास्क पहन के आना, कभी बैग लेकर आना, कभी मुखौटे पहनकर आना। अगर प्रतिपक्ष को और विपक्ष को लगता है यही नेतागिरी है और यही लोकतंत्र है, तो मुझे लगता है उन्होंने लोकतंत्र के और संविधान के सही अर्थ को समझने में भूल किया है। लगातार ये चौथा मौका था जब कांग्रेस ने नारों के सहारे अडानी का विरोध किया और सरकार को घेरने की कोशिश की। इंडिया गठबंधन का कैप्टन कौन होगा? अब इस मसले पर विपक्ष दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है और सवाल राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठने लगे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर विपक्ष में पिछले 2 दिनों से खटपट दिखाई दे रही है। टीएमसी ने एक बार फिर मांग की है कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का लीडर चुन लिया जाए। अब ऐसे में ममता के नेतृत्व को लालू यादव का भी समर्थन मिल चुका है, तो वहीं रामगोपाल यादव भी राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और हरियाणा महाराष्ट्र नतीजे का हवाला दिया जा रहा है। अब इंडिया गठबंधन में लीडरशिप की लड़ाई खुलकर सामने आने लगी। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने टीएमसी की मांग का समर्थन किया और कहा कि गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को दे दिया जाए। मांग रही है इंडिया गठबंधन का कि हमको नेतृत्व दे दीजिए। हाँ ठीक है, दे देना चाहिए, हम सहमत। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस के जताने से नहीं, ममता को दो। ममता बनर्जी के नाम, बड़े बड़े नेताओं का समर्थन कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए टेंशन से कम नहीं, क्योंकि कांग्रेस जिस राहुल गांधी को पीएम फेज के लिए प्रमोट करती रही, अब उस चेहरे पर बीजेपी नहीं बल्कि उनके साथी ये सवाल खड़े कर रहे हैं और आईना दिखा रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं। बेतातुल्य शरद पवार जी ने इस बात को कहा, उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से भी यह बात आई, समाजवादी पार्टी भी इस बात को कह रही है और अब लालू जी कह रहे हैं। तो सब जानते हैं कि एक ही व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को टक्कर दे सकती हैं, मुंह की खिला सकती हैं, जो वो दिखा रही हैं बार बार, वो ममता बनर्जी हैं। तृणमूल कांग्रेस बार बार विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व पर दावा ठोक रही है और कांग्रेस को सच्चाई स्वीकारने की नसीहत दे रही है, यानी जिस गठबंधन की नींव बीजेपी के खिलाफ पड़ी हो, उस गठबंधन का लीडर कौन होगा, इस पर इंडिया गठबंधन में बहस जारी है। लालू यादव की विवादित टिप्पणी पर बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है। इस बार उन्होंने नीतीश कुमार के महिला संवाद यात्रा पर तंज कसा, वो भी बेहद खराब अंदाज में। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चुटकी लेने के दौरान लालू यादव ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार महिला यात्रा में नहीं बल्कि आंख सेकने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहा है, तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना, अपना जा रहे हैं आंख से। लालू यादव की इस विवादित बयान को बिहार की महिलाओं से जोड़ दिया गया है। महिलाओं के खिलाफ लालू यादव की टिप्पणी पर बीजेपी लालू यादव को नसीहत दे रही है। लालू यादव जिनकी पूरी जिंदगी दागदार हुआ और बुढ़ापे में अब वो ऐसी भद्दी टिप्पणी
क्या बच्चे सीखेंगे, उनके बच्चे क्या सीखेंगे? जिस नीतीश कुमार का जिंदगी ट्रांसपेरेंट रहा, कभी परिवार को राजनीति में नहीं आने दिया, और लालू यादव कभी परिवार से बाहर नहीं निकले। दरअसल बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने आ चुकी हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन विरोध की ये चिंगारी अब विवादित बयान पर भड़क चुकी है। झारखंड की राजधानी रांची में जगह जगह लगाए गए पोस्टर्स चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि इन पोस्टर्स पर जो बातें लिखी गई थी उसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देने के लिए शहर भर में पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन कुछ जगहों पर लगाए गए इन पोस्टरों ने प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया, क्योंकि इन पोस्टरों के जरिए साफ तौर पर बीजेपी नेताओं पर हमला बोला गया था। रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर लगे एक पोस्टर ने राज्य का सियासी पारा गर्म कर दिया है। दरअसल हरमू चौक में लगे इस पोस्टर में लिखा है, झारखंडी सपूत शेरदिल सोरेन बरकरार, आसामी, गुजराती, भोपाली सभी फरार। सीधे तौर पर ये तंज विपक्ष पर कसा गया है। पोस्टर के बहाने बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर लूट खसोट का आरोप लगा दिया, साथ ही इस मामले की जांच की मांग की। तो जिन लोगों के पास पैसा होता है वो भी पैसा भी पसीना की कमाई का नहीं होता है, लूटे हुए पैसा होता है, वो लोग को भी सब धंधा करते हैं। फिलहाल जगह जगह लगाए गए इन पोस्टरों की वजह से प्रदेश की सियासत गर्माती दिखाई दी, क्योंकि पोस्टर में इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर चर्चा तेज हो गई कि आखिर असामी, गुजराती और भोपाली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार और बीजेपी आमने सामने है। उमर अब्दुल्ला ने रोहिंग्यों के लिए मानवाधिकार का हवाला देते हुए गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी। इस पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी रोहिंग्या को देश के लिए बड़ा खतरा बता रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हो, आतंकी संगठन हो, उन्होंने जो रोहिंग्याज हैं उनकी गुर्बत का, उनकी गरीबी का नाजायज फायदा पहले भी लिया है और आतंकी घटनाओं में उनको शामिल करने की कोशिशें भी पहले हुई हैं। कुछ दिनों से रोहिंग्या शरणार्थियों और उनके मददगारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चल रही है। उन लोगों के बिजली पानी कनेक्शन तक काट दिए गए हैं। हालांकि इस एक्शन के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला मानवीय आधार का हवाला दे रहे हैं। वापस भेजना है तो वापस भेजिए, अगर भेज सकते हो तो भेजिए, अगर नहीं भेज सकते हो तो फाका उनको यहाँ मार तो नहीं सकते हो ना, या ठंड से उनको मार नहीं सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बताए कि इनके साथ करना क्या है। जब तक वो यहाँ पे हैं तब तक तो उनका थोड़ा बहुत तो देखभाल आपको करना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रेफ्यूजीज भेजे हैं, हमने नहीं लाया, उन्होंने यहाँ बसाया है और हमारा फर्ज है जब तक वो यहाँ हमारे पास हैं, रेफ्यूजीज हैं, उनको पानी और बिजली देनी चाहिए। सियासी उठापटक के बीच जी न्यूज की टीम रोहिंग्याओं की बस्ती में पहुंची। के नरवाल में स्थित बठिंडी इलाके में रोहिंग्या बस्ती पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन्हें देश का खतरा मानकर लगातार इनके खिलाफ मुखर है और कह रही है कि इनके खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो इन्हें फैसिलिटेट करने में, यहाँ पर लाने में, इसके अलावा किस तरह से वो लगातार यहाँ पर बसे, कौन कौन लोग इन्हें मदद कर रहे हैं, किस तरह की जो NGOs हैं वो यहाँ पर इनकी मदद कर रही हैं। बहरहाल रोहिंग्या शरणार्थियों के मसले पर राजनीतिक घमासान जारी है। कर्नाटक के बेलगावी में मंगलवार को लिंगायत पंचमसाली समुदाय का आरक्षण की मांग को लेकर जारी प्रदर्शन हिंसक हो गया और उसके बाद पुलिस को यहां लाठीचार्ज करनी पड़ी। हाथ में झंडा लेकर लिंगायत पंचमसाली समुदाय के हजारों लोग इकट्ठा थे और इन्हें रोकने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात थी। प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान लिंगायत पंचमसाली समुदाय के लोग और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने समुदाय के धार्मिक प्रमुख बसवजय मृत्युंजय स्वामी जी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग चोटिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने धमकी दी थी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो विधानसभा की ओर मार्च करेंगे और उसका घेराव करेंगे। पुलिस ने कई विपक्षी विधायकों को भी हिरासत में ले लिया है। समर्थकों को भी एहतियातन हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के संदिग्धों की तलाश में दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं।
यानी जाबाज जवान जल्द ही दहशतगर्दों को जहन्नुम की सैर कराने वाले हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर है ताकि अगर कोई दहशतगर्द नजर आए तो उसे जहन्नुम भेजा जा सके। दरअसल कठुआ के हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों को दयालाचक छला मार्ग के नजदीक परंगोली में 3 से 4 हथियारबंद संदिग्ध देखे जाने की सूचना मिली थी। संदिग्धों की खबर मिलते ही मिलिट्री ने पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी। सर्च ऑपरेशन के दूसरे दिन सुरक्षा बलों ने अपनी घेराबंदी का दायरा बढ़ा दिया। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों को भी अच्छी तरह से खंगाला जा रहा है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के पास कंडी इलाके में संदिग्धों की मौजूदगी की संभावना को देखते हुए सुरक्षा बलों ने दूसरे दिन भी परंगोली और आसपास के जंगलों को खंगाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बनी नूरी मस्जिद के अवैध हिस्से को बुलडोजर के जरिए आज गिरा दिया गया। मस्जिद का अवैध हिस्सा सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहा था, जिसके बाद जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम ने उस हिस्से को गिरा दिया। दरअसल बहराइच से बांदा के बीच स्टेट हाईवे 13 पर सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा है, लेकिन मस्जिद का कुछ हिस्सा अतिक्रमण में आ गया, जिसके बाद प्रशासन ने उसे हटाने का फैसला किया। इसके लिए इलाके के एसडीएम और पीडब्ल्यूडी के कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही पुलिस के साथ साथ आरआरएफ, पीएसी के जवानों को भी तैनात किया गया और उनकी देखरेख में कई बुलडोजर की मदद से मस्जिद के अवैध हिस्से को ढहा दिया गया। जानकारी के मुताबिक लोक निर्माण विभाग ने 17 अगस्त को ही मस्जिद प्रबंधन को नोटिस दे दिया था और 24 सितंबर को अवैध निर्माण के कुछ हिस्से को हटाया भी था, जिसके बाद मस्जिद प्रबंधन समिति ने खुद ही अवैध निर्माण हटाने की बात कहते हुए कुछ समय की मांग की थी। लेकिन मस्जिद प्रबंधन की ओर से अवैध निर्माण नहीं हटाए जाने पर प्रशासन ने अवैध हिस्से को गिरा दिया। हालांकि इस मामले में मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर 13 दिसंबर को सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही पीडब्ल्यूडी ने अतिक्रमण वाले हिस्से पर बुलडोजर चला दिया। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है, जहां फतेहपुर की नूरी मस्जिद के अवैध हिस्से को गिरा दिया गया। वहीं सीतापुर और कानपुर में भी बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा और सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई दुकानों और मकानों को गिरा दिया गया। दरअसल पुराने शहर में कुछ लोगों ने सरकारी जमीन और नालों पर कब्जा कर निर्माण करा लिया था। पीडब्ल्यूडी विभाग ने अवैध कब्जे को हटाने के लिए कई बार नोटिस दिया, लेकिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इसके लिए तहसील प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कई बुलडोजर के साथ वहां पहुंचे और एक-एक कर अवैध निर्माण को गिरा दिया। वहीं कानपुर के पनकी गंगागंज शताब्दी नगर में भी बाबा का बुलडोजर एक्शन में नजर आया। वहां कानपुर विकास प्राधिकरण की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर पक्के मकान बनवा लिए थे, जिसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और बुलडोजर चलाकर 27 अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया। योगी सरकार में अपराधियों की खैर नहीं, या तो अपराधी सरेंडर करने के लिए मजबूर हैं या फिर पुलिस उनका एनकाउंटर कर रही है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश पुलिस की 8 अलग-अलग जगहों पर बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से कई बदमाश घायल हो गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में डकैती की योजना बना रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से 4 बदमाश घायल हो गए, जबकि उनके बाकी साथी वहां से भागने में कामयाब रहे। आरोपियों के पास से पुलिस ने लूट का सामान और हथियार भी बरामद कर लिया। पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी कार्रवाई में कई राउंड फायर हुए हैं और इसमें अभी मौके से 4 अभियुक्त जो घायल अवस्था में पकड़े गए हैं, जिनके पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ की दूसरी तस्वीर आगरा से सामने आई। वहां मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाश शमशाबाद थाना क्षेत्र में एक महिला से गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे। तीसरी तस्वीर ग्रेटर नोएडा की है, जहां पुलिस और 25,000 के नामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। वहीं रायबरेली में पुलिस ने घर के भीतर घुसकर किसान से लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों घायल बदमाश समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बाराबंकी में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 7 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सीतापुर में पुलिस ने इनामी बदमाश को धर दबोचा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में आज एक शख्स ने 2 देसी बम फेंककर सनसनी फैला दी, जिसमें एक बम फट भी गया और इसके बाद यहां पर अफरा तफरी मच गई। धमाके का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। ये देखिए, सड़क पर लोग और गाड़ियां आ जा रही हैं। तभी अचानक फुटपाथ के पास एक तेज धमाका हुआ। धमाके के बाद आसपास धुएं का गुबार उठने लगा। लोग दहशत में इधर उधर भागे। ये धमाका सेक्टर 29 में एक पब बार के सामने हुआ था।
जिस तरह से संभावनाएं जताई जा रही हैं, आशंका जताई जा रही है और इस तरह की धमकी लगातार मिलती रही है, तो उस बीच ये कहा जा सकता है कि शायद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ हो सकता है। हालांकि सुबह 5:30 बजे जब ये धमाका हुआ तो उसके बाद पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जिस जगह पर धमाका हुआ वहां आसपास कई क्लब और बार हैं। धमाका देसी बम से किया गया था, जिसमें एक बम तो फट गया जबकि एक बम को डिफ्यूज कर दिया गया। मौके पर गुरुग्राम पुलिस, एसटीएफ और एनआईए की टीम भी पहुंची। आरोपी के कब्जे से 2 जिंदा देसी बम और एक कंट्री मेड वेपन बरामद किया गया। गिरफ्त में आए आरोपी की पहचान मेरठ के सचिन के रूप में हुई है। फिलहाल जांच जारी है। बांग्लादेश क्या तानाशाही के दौर पर चला गया है? क्या सलाहकार की भूमिका में आए यूनुस तानाशाह की भूमिका में आ गए हैं? क्योंकि बीएनपी नेताओं में मोहम्मद यूनुस की नीयत पर अब सवाल उठाते हुए चुनाव टालने का आरोप लगाया है। और इस आरोप के पीछे कई कारण हैं। पहला, तख्ता पलट के बाद यूनुस ने 6 महीने में चुनाव कराने की बात कही थी। दूसरा, बीएनपी नेताओं का दावा है कि चुनाव कराने के सवाल पर मोहम्मद यूनुस चुप्पी साध लेते हैं। तीसरा, मोहम्मद यूनुस बिना चुनाव के ही कट्टरपंथी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं। ये दावा बीएनपी नेताओं के अलावा बांग्लादेश के कई पॉलिटिकल विश्लेषक भी कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या मुख्य सलाहकार की भूमिका में सत्ता पर काबिज हुए यूनुस अब गद्दी नहीं छोड़ना चाहते? क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में तानाशाही चलाना चाहते हैं? दरअसल 2 दिन पहले बीएनपी नेताओं का एक डेलीगेशन मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करने पहुंचा था। मुलाकात का मकसद चुनाव पर बात करना था, लेकिन इस डेलीगेशन का दावा है कि मोहम्मद यूनुस ने चुनाव कराने पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। मोहम्मद यूनुस देश में चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। यानी इन बातों का तो एक ही मायने निकलता है कि बांग्लादेश में भी किम जोंग जैसी तानाशाही चलाने की तैयारी है, जहाँ ना लोकतंत्र हो, ना चुनाव हो, ना जनता का जनमत, बस यूनुस का आदेश ही संविधान हो। जरा सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा? बांग्लादेश के नाम पर अब हर कोई अलग अलग जंग लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों देश के नेता जुबानी हमले से ही एक दूसरे को घायल कर देंगे, क्योंकि अब ये लड़ाई लॉलीपॉप और आंवले पर पहुंच गई। और शेख हसीना के कट्टरपंथी नेता ने जहर उगलने की खिलाफत पर ममता बनर्जी को फिर टारगेट किया और जवाब में कहा, अगर हमले के वक्त ममता लॉलीपॉप नहीं खाएंगी तो हम भी आंवला खा रहे होंगे। दरअसल 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी नेता राहुल कबीर के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। আর যারা কেউ কেউ বলছে বিহার দখল করব, উড়িষ্যা দখল করব, আমি বলি ভাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন? কারণ নেই যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সব নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে ললিপপ খাবো। हसीना के लीडर ने सिर्फ ममता दीदी के खिलाफ जहर नहीं उगला, बल्कि भारत में सामान को जलाकर बांग्लादेशियों को भड़काने का काम कर रहा है कट्टरपंथी। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह राहुल कबीर रिजवी जयपुर में बनी चादरों को जला रहा है, जो इस बात का इशारा है कि शेख हसीना की पार्टी में भी नकाब ओढ़े कट्टरपंथियों की फौज भरी थी। शेख हसीना के यूनुस को आतंकी और फांसीवादी बताने वाले बयान को लेकर अब तस्वीरों पर मोहर भी लगने लगी है। बांग्लादेश की सड़कों पर आईएसआईएस का झंडा लहराता हुआ दिख रहा है, जो सवाल पैदा करता है, क्या बांग्लादेश में दुनिया के सबसे क्रूर आतंकी संगठन आईएसआईएस की एंट्री हो चुकी है? क्या यूनुस सरकार ने बगदादी ब्रिगेड को बुलावा भेजा है? क्या हिंदुओं के कत्लेआम के लिए आईएसआईएस से समझौता हुआ है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो तस्वीर अब आप देख रहे हैं, ऐसा तो जिन्नालैंड यानी पाकिस्तान में भी कभी नहीं हुआ। ये तस्वीर बांग्लादेश की राजधानी ढाका की है। स्केटिंग करते हुए एक लड़के को आतंकी संगठन आईएसआईएस का झंडा लहराते हुए देखा गया है, जो एक बड़ा सुरक्षा खतरे का इशारा है। तस्वीर साफ तौर पर बांग्लादेश की सड़कों पर आतंकी संगठनों की बढ़ती गतिविधियों की ओर संकेत कर सकती है। एक्सपर्ट्स पहले ही बांग्लादेश में कई खूंखार आतंकी संगठन सक्रिय होने का दावा कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करने के लिए आईएसआईएस वाली साजिश रची जा रही है, या फिर भारत को डराने के मकसद से इन तस्वीरों को सर्कुलेट किया गया। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार कट्टरपंथी हमले जारी हैं। इन सब के बीच आईएसआईएस का झंडा लहराया जाना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। यूनुस सरकार को इस तस्वीर का सच दुनिया के सामने लाना चाहिए, नहीं तो भारत से लड़ाई का सपना सजाए कट्टरपंथियों की फौज बांग्लादेश को ही सीरिया न बना बैठे। बांग्लादेशी हिंदुओं पर कट्टरपंथी हमलों के खिलाफ अब दिल्ली से देहरादून तक हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में सिविल सोसाइटी ने एक बड़ा विरोध मार्च निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस मार्च को 3 मूर्ति चौक से बांग्लादेश एम्बेसी तक जाना था, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से लोगों को चाणक्यपुरी थाने के पास ही रोक दिया गया। सिविल सोसाइटी के लोग सड़कों पे उतर रहे हैं और तस्वीरें देखिए, भारी संख्या में लोग नई दिल्ली इलाके में 3 मूर्ति मार्ग से लेकर बांग्लादेश एम्बेसी तक ये प्रोटेस्ट मार्च निकाले। भारत में ये विरोध प्रदर्शन बांग्लादेशी हिंदुओं के मानवाधिकारों के हनन के विरोध में हो रहा है।
के हिंदुओं की रक्षा करनी है हम लोगों ने, और ये हमारा प्रण है। 5000 वर्षों का इतिहास है। हम लोग हमेशा शांति प्रिय हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो हम तलवार उठाते हैं। उधर देहरादून में भी सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठनों के लोग बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के विरोध और हिंदुओं के समर्थन में प्रदर्शन करते नजर आए। और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो सभी की एक सुर से मांग है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसे बंद होना चाहिए। यानी हिंदुस्तान के कोने कोने से बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं, और यही मांग की जा रही है कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों पर जुल्म सितम बंद हो। फिल्म पुष्पा 2 पूरे देश भर में धूम मचा रही है, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के भिलाई के मुक्ता टॉकीज में पुष्पा 2 की पूरी कमाई चोर लूट ले गए। हुआ ये कि भिलाई के मुक्ता टॉकीज में फिल्म पुष्पा 2 शानदार कलेक्शन कर रही है। पुष्पा फिल्म देखने के लिए यहाँ दर्शकों की भीड़ लगी है। 3 दिन में फिल्म ने यहाँ 1,34,000 की कमाई की थी, लेकिन सोमवार सुबह 4 बजे नकाबपोश लुटेरे आए और गार्ड को बंधक बनाकर फिल्म की पूरी कमाई पर हाथ साफ कर दिया। प्रातः 4:30 बजे के आसपास 2 युवक नकाबपोश मोटरसाइकिल से आए और वहाँ पर जो गार्ड था उसको एक कमरे में बंद करके वहाँ जो 2 दिन का उनका गुल्लक रखा था लगभग 1,30,000 रुपये उसको चोरी करके ले गए हैं। अलग अलग रास्तों पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मुक्ता टॉकीज के मालिक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी में आरोपी नजर आ रहे हैं और जल्द वो पुलिस की हिरासत में होंगे। फिल्म पुष्पा 2 दर्शकों को खूब पसंद आ रही है, लेकिन करणी सेना के एक नेता को पुष्पा के किरदार से ही ऐतराज है। फिल्म निर्माताओं पर क्षत्रिय करणी सेना के नेता राज शेखावत ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। राज शेखावत के मुताबिक पुष्पा 2 फिल्म में शेखावत नाम के किरदार को नकारात्मक तरीके से दिखाया गया है और इससे उनके क्षत्रिय समुदाय का अपमान हुआ है। ये फिल्म इंडस्ट्रीज वाले सालों से क्षत्रियों को बदनाम करते हैं, आज फिर उन्होंने बदनाम किया है, तो फिल्म निर्माता की कान खोलकर सुन। शीघ्र अतिशीघ्र ये जो शेखावत शब्द का आपने लगातार उपयोग किया है निम्न स्तर से, उसे हटाएं, अन्यथा करणी सेना फुकाई भी करेगी, घर में घुस के करेगी और आवश्यकता पड़ी तो किसी भी हद तक ये करणी सेना जाएगी। हालांकि इन सब के बीच फिल्म पुष्पा 2 सिनेमा हॉल में धूम मचा रही है। इस फिल्म को धमाकेदार ओपनिंग मिली है और बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर रही है। दर्शकों ने फिल्म पुष्पा 2 के किरदारों को भी जमकर सराहा है, लेकिन करणी सेना को पुष्पा के किरदार से ही ऐतराज है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अच्छे घर में शादी होना एक शख्स के लिए जी का जंजाल बन गया, क्योंकि आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग उस शख्स से जलने लगे और इसी वजह से उन्होंने मारपीट भी शुरू कर दी। बताया गया कि पहले आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की, उसके बाद अपनी छतों से बड़े बड़े पत्थर फेंके। पत्थरबाजी का वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में सामने वाले घर की छत पर खड़े कुछ लोग दनादन पत्थर फेंकते दिखाई दिए। बताया गया कि युवक धीरज की शादी अच्छी जगह होने के बाद से ही पास में ही रहने वाले कुछ लोग उससे जलने लगे और इसी वजह से धीरज और उनके लोगों के बीच विवाद की शुरुआत हुई। हालांकि धीरज ने इसकी शिकायत पहले भी पुलिस में की थी, लेकिन जब आरोपियों का अत्याचार बढ़ गया तो उसने एसपी से मदद की गुहार लगाई। शादी हुई मेरी खुद। अच्छा, शादी के वास्ते जलन रखते हैं? जी सर। कितने लोगों के साथ मारपीट की? कल तो सर उन्होंने मेरे साथ की और मेरी पत्नी के साथ और मेरे साथ मारपीट की सर। एसपी ने भी इस मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। एक आरोपी को अभी अभिरक्षा में लिया गया है, अन्य के लिए भी टीम लगी हुई है और जल्दी सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि पत्थरबाजी में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बिहार के बेतिया में पुलिस ने कई मामले में फरार चल रहे आरोपियों के घर पर इश्तेहार चिपका दिया, साथ ही आरोपियों को जल्द सरेंडर करने की चेतावनी भी दी। और सरेंडर नहीं करने पर आरोपियों के घर की कुर्की करने की बात कही। इसके लिए पुलिस वाले रात के वक्त बैंड बाजे के साथ आरोपियों के घर पहुंचे और एक एक कर उनके घरों पर इश्तेहार चिपकाते हुए उनके परिवार वालों को जानकारी दी। रात के वक्त पुलिस वालों को बैंड बाजे के साथ देखकर वहां के लोग भी हैरान रह गए। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जिन 6 आरोपियों के घरों पर इश्तेहार चिपकाए गए, उन पर कुछ दिन पहले एक बाइक में आग लगाने और फायरिंग कर दहशत फैलाने का आरोप है। घटना के बाद से ही सभी आरोपी फरार चल रहे हैं।
बार बार अपील करने के बाद भी जब आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया तो पुलिस ने ये रास्ता अपनाया। अब अगर ये आरोपी जल्दी सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर पुलिस उनके घरों की कुर्की कर सकती है। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और इसी वजह से यहाँ कई इलाकों में -5 डिग्री तक का टॉर्चर शुरू हो चुका है। और कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के बाद शीतलहर चरम पर पहुंच गई है। बर्फबारी की वजह से तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है। कठुआ में हुई बर्फबारी से पहाड़ियों पर बर्फ की चादर बिछ चुकी है। सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी परतें बिछ चुकी हैं और झील झरने भी अब जमने लगे हैं। ये धूप खिली हुई है लेकिन झील जो है आप दूर तक नजर दौड़ाए काफी ज्यादा हिस्सा जो है बैक साइड में ये जम गया है और जो बाहरी किनारे हैं डल झील के वो लगातार जमने लगे हैं। तापमान लगातार कम होता जा रहा है। ये देखिए आप, ये परत है जो इस पे जमी हुई है। श्रीनगर में भी तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। पहलगाम के कई पर्यटन इलाकों में पारा 0 से नीचे चला गया तो अनंतनाग में टेम्परेचर 4 डिग्री से कम दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी का सिलसिला फिलहाल थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 दिसंबर को कश्मीर के गंदरबल और उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में बर्फबारी का अनुमान है। ऐसे में बर्फबारी के बाद दिलकश नजारे को देखने के लिए सैलानी भी कश्मीर पहुँच रहे हैं। पहाड़ों पर इस समय सर्दी का सितम जारी है। लगातार हो रही बर्फबारी के बाद उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भीषण ठंड पड़ रही है। अल्मोड़ा के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी के साथ बारिश और घने कोहरे ने ठिठुरन बढ़ा दी है। जागेश्वर, वृद्ध जागेश्वर, विमलकोट और रानीखेत समेत ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से ढके हैं। जागेश्वर धाम, रिपुकुड़ा और विमलकोट में कल शाम से ही बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर बिछी है। पर्यटन नगरी रानीखेत में भी मौसम ने करवट ली और यहाँ भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद इन इलाकों में पर्यटकों का जमावड़ा तो बढ़ा है लेकिन कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। शीतलहर के चलते लोग दिन भर घरों में दुबके रहे। कड़ाके की सर्दी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। अल्मोड़ा के कई इलाकों में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं लाहौल स्पीति का वो झरना जो पूरी तरह से जम चुका है। पहाड़ों में जारी बर्फबारी का सबसे पहले असर पानी के प्राकृतिक स्रोतों पर ही पड़ता है। लिहाजा जैसे श्रीनगर में डल झील जम जाती है वैसे ही लाहौल स्पीति का ये प्राकृतिक झरना भी जम चुका है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये लाइनें लखीमपुर के मुनीर पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। मुनीर ने एक ऐसा ही आविष्कार किया है जिससे अब नेत्रहीन भी दुनिया को देख सकेंगे। ये वो खास चश्मा है जिसके जरिए अब नेत्रहीनों के जीवन में रोशनी आएगी। इस अनोखे चश्मे की मदद से अब नेत्रहीन भी दुनिया का दीदार कर सकेंगे। और ये आविष्कार किया है इस होनहार ने जिसका नाम है मुनीर। मुनीर एक साइंटिस्ट है और अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कैंसर के इलाज को लेकर शोध कर रहे हैं। साथ ही दृष्टि दिव्यांगों के लिए खास चश्मे पर भी शोध शुरू किया है। मुनीर अपनी टीम के साथ दृष्टि दिव्यांगों के लिए AI आधारित चश्मा विकसित कर रहे हैं। इस शोध में उन्हें दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का भी साथ मिल गया है। माइक्रोसॉफ्ट मुनीर को $5000 और इस तकनीक को जल्द से जल्द विकसित करने के लिए मेंटरशिप प्रदान करेगी। इस करार के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट सिएटल वॉशिंगटन स्थित कार्यालय में शोध के लिए एक लैब बनाएगी। ये शोध AI पर आधारित होगी। इस चश्मे की मदद से दृष्टि दिव्यांग अपने दिनचर्या के कार्य बिना किसी मदद के आसानी से कर सकेंगे। इसमें व्यक्ति को पहचान करने, किताबें पढ़ने जैसे तमाम कार्य करने में उन्हें मदद मिलेगी। लखीमपुर के इस लाल का कमाल अब चर्चा का विषय बना है। मुनीर की इस उपलब्धि से अब घर वाले भी खुश हैं। क्या आपने कभी सड़क पर ट्रेन को चलते हुए देखा है? राजस्थान के नागौर में ऐसा ही कुछ हुआ। एक ट्रेन ट्रैक छोड़कर सड़क पर चलने लगी। ये देखिए, बीच सड़क पर ट्रेन की बोगी खड़ी है। आसपास लोगों की भीड़ भी है। ट्रेन के डिब्बों को सड़क पर देखकर लोग भी हैरान हैं। लेकिन सवाल ये है कि पटरी की जगह रोड पर ट्रेन का कोच कैसे आ गया? दरअसल ये बोगी रेलवे रिपेयरिंग सेंटर से लाद करके डेगाना रेलवे स्टेशन पर लाई जा रही थी, लेकिन लंबाई की वजह से बोगी बीच सड़क पर फंस गई, जिसके बाद इसे 2 क्रेनों की मदद से हटाया गया। इस दौरान सड़क पर रेल कोच के साथ लोगों ने सेल्फी भी ली। अमृत भारत योजना के तहत डेगाना रेलवे स्टेशन का मॉडल किया जा रहा है।
जिसके तहत यात्रियों की सुविधा के लिए रेल विभाग कई नए प्रयोग कर रहा है। इसी कड़ी में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के कोच में रेस्टोरेंट खोलने का भी प्लान है। मध्य प्रदेश के दमोह में एक मंदिर निर्माण के लिए खुदाई के दौरान जमीन से खजाना निकला। चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बेहद हैरान कर देने वाला था। मामला दमोह के पास सादपुर गांव का है, जहां जैन मंदिर का निर्माण होना था, जिसके लिए जेसीबी से खुदाई चल रही थी। मंदिर की नींव खोदने का काम चल रहा था। इसी दौरान जमीन के अंदर घड़े के आकार का बर्तन मिला, जो चांदी के पुराने सिक्कों से भरा था। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसमें 200 के करीब सिक्के थे, लेकिन तभी वहां मौजूद लोगों ने लूट मचा दी और ये सिक्के लूट लिए। कुछ लोगों ने मोबाइल से इन सिक्कों की तस्वीर ली, जिस पर साल 1903 लिखा हुआ था। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन उसे सिर्फ घड़े का एक हिस्सा मिला, सिक्का एक भी नहीं मिला। फिलहाल इस जगह पर निर्माण कार्य को कुछ दिन के लिए रोक दिया गया और गांव में मुनादी करवाकर सिक्के वापस करने की अपील की गई, ताकि उसकी जांच कराई जा सके। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की जेल में हत्या, लूट, बलात्कार जैसे मामलों में सजा काट रहे कैदी अब गौ सेवा में जुट गए हैं। इन कैदियों ने 1000 काऊ कोट तैयार किए हैं, जिसे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को सौंप दिया गया। कैदियों की ओर से तैयार ये काऊ कोट गोवंश को कड़ाके की ठंड से बचाएगा। बताया गया कि इन्हें पहनने से गायों को सर्दी नहीं लगेगी। पिछले निरीक्षण में हमें जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिया था कि जो भी जनपद में निराश्रित गौवंश जो है गौशाला में रह रहे हैं, उन सभी के लिए काऊ कोट बनवा दिए जाएं। तो आज उन्हीं के आदेश पर पहली खेप में 1000 काऊ कोट हमने सीबीओ साहब को सौंप दिए। अधिकारियों ने झंडी दिखाकर काऊकोट से भरी गाड़ी को रवाना किया। इलाके के जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला जेल में फटे पुराने कंबल और जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई जूट की बोरियों से बंदियों ने 1000 काऊकोट बनाए, ताकि अलग अलग गौशालाओं में रह रहे गोवंशों को सर्दी से बचाया जा सके। जानकारी के मुताबिक जिले की 30 गौशाला में करीब 11,000 गोवंश है। पहली खेप के काऊकोट 1000 पशुओं के काम आएंगे। काऊ कोट बनाए जा रहे हैं, गायों को ठंड से बचाया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन काश यही संवेदनशीलता सरकारों में देश की गरीब जनता के लिए भी आ जाए। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सोना गायब करने की कारीगरी बेहद हैरान करने वाली है। ज्वेलर्स की दुकान में जो कारीगर सोना चांदी चमका रहे थे, वही ज्वेलरी लेकर अब फरार हो गए, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। सोने की चोरी के बाद कारीगर बोरियां बिस्तर लेकर के फरार होते दिख रहे हैं। बताया गया कि 2 ज्वेलरी शॉप में करीब 1.5 करोड़ की चोरी हुई है। जब सराफा कारोबारी शिकायत करने के लिए पुलिस थाना पहुंचा, तो पता चला उनका कारीगर एक और दुकान से करीब 900 ग्राम सोना ले गया। इन दोनों दुकानदारों के सोने की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। पुलिस ने दोनों सराफा कारोबारियों की रिपोर्ट लिखकर आरोपी मानस की तलाश शुरू कर दी है। वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे, तो कुछ सामान उसको दिया गया था ज्वेलर्स के द्वारा, जो वो अचानक में लेकर वो उनके विश्वासघात करते हुए अचानक लेके वो चला गया। मेरी टीम जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में, और टीम उसको फॉलो करते हुए और उससे कार्रवाई करने के लिए वेस्ट बंगाल गई। बताया गया कानपुर में कारीगर पिछले 2 साल में ज्वेलर्स का करीब 25 करोड़ रुपए का सोना लेकर भाग चुके हैं। 2 साल में सोना लेकर भागने की ये चौथी वारदात है। हैरानी वाली बात ये भी है कि भागने वाले कारीगर ज्यादातर पश्चिम बंगाल के हैं, जिसके खिलाफ अब पुलिस जांच कर रही है। ड्राई स्टेट बिहार में शराब की खेप बसों में भर भर कर पहुंच रही है, जिसका खुलासा भागलपुर में हुआ। यहां शराब माफियाओं से करीब 2000 लीटर शराब बरामद की गई, जिसकी तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है, क्योंकि शराब की सप्लाई पश्चिम बंगाल के रास्ते लग्जरी बस के जरिए हो रही थी। बस में तहखाना बनाकर शराब की बोतलें छुपाई गई, लेकिन चेकिंग के दौरान पुलिस ने शराब माफियाओं का पर्दाफाश कर दिया। बताया गया कि नवगछिया पुलिस को सूचना मिली कि एक लग्जरी बस में भारी मात्रा में विदेशी शराब लाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस बल के साथ NH 58 पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान नवगछिया की ओर से आ रही एक लग्जरी बस को रोका गया, जिसमें 204 पेटी में बंद कई ब्रांड की शराब मिली। सूचना मिली कि एक लग्जरी बस स्लीपर है, उसमें छिपाकर काफी मात्रा में विदेशी शराब लाया जा रहा है। इस सूचना पे कदवा पुलिस के द्वारा तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए SP सर के डायरेक्शन में SH 58 जो नवगछिया चौसा मुख्य मार्ग है में सघन वाहन जांच प्रारंभ किया गया। फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि बस के जरिए शराब तस्करी का ये धंधा कितने दिनों से चल रहा है और शराब तस्करी के तार किन किन लोगों से जुड़े हैं। बिहार के भागलपुर में बालू माफिया ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया, और यह हमला तब हुआ जब अवैध बालू से लदे ट्रैक्टर पुलिस पकड़कर थाने ले जा रही थी।
लेकिन जैसे ही ये खबर बालू माफिया को पता चली, पूरे गैंग ने पुलिस टीम को घेर कर लाठी डंडों से हमला कर दिया और अवैध बालू से लदे ट्रैक्टर को छुड़ा लिया। इस दौरान मारपीट और पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि प्रशिक्षु डीएसपी बाल बच गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह बालू माफिया और उसके लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर रखा है और हमला कर रहे हैं। घटना के बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बलों को बुलाया गया और पूरे गांव में छापेमारी की गई, लेकिन बदमाशों का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने ट्रैक्टर का पीछा किया, लेकिन चालक ट्रैक्टर से खेत में बालू गिराकर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश में अपराध से डर और बिहार में तांडव करते यूपी के अपराधी। ताजा मामला बिहार के कैमूर जिले का है, जहां यूपी से 10 बाइक पर आए शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया, वो भी किसी फिल्मी सीन की तरह। जीटी रोड पर बिहार पुलिस की टीम मौजूद थी। पुलिस कैमूर जिले की सीमा में दाखिल होने वाली गाड़ियों की तलाशी कर रही थी। थोड़ी देर में ही उत्तर प्रदेश से एक साथ करीब 10 बाइक आ गई। बाइक पर करीब 20-25 लोग सवार थे। पुलिस ने बाइक सवार को रुकने का इशारा किया तो सभी बाइक सवार पुलिस पर टूट पड़े।